तो हमारे लीडर्स बोलते हैं कि भाई इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस करना है और इंडियन को ही इसमें नहीं रखा गया है। गांधी जी के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आता है और वो चीज होता है नमक। द स्टेट्समैन ने तो यहाँ तक लिखा कि गांधी जी के इस डिसीजन से सिर्फ हंसी आ रहा है। एक टाइम पे चाइना का जो टोटल रेवेन्यू हुआ करता था ना, उसका 50% रेवेन्यू सॉल्ट टैक्स से आता था। जहाँ पे आप बैठे हो वहां से लेकर 3 किलोमीटर दूर तक आपको सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे हैं, वो भी व्हाइट कलर के कपड़ों में। यहाँ पे लाला लाजपत राय को बहुत ज्यादा पीटा जाता है एंड इतना ज्यादा उनको इंजरी हो जाता है कि ठीक 17 दिन बाद और गांधी जी को रात में ही वहां से उठा लेता है और उठाकर जेल में डाल देता है। एक ऐसा पार्टी जो कि पूरा ब्रिटिश राज को खत्म करना चाह रहा है, उसके साथ आप बैठकर बराबरी में नेगोशिएशंस कर रहे हो, ये क्या बात है? कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश के इजाजत के बगैर आपने सॉल्ट का एक ढेला भी अगर उठा लिया। साल 1930 12 मार्च के दिन गांधी जी अपने साथ साबरमती आश्रम से 78 लोगों को लेते हैं एंड एक 380 किलोमीटर लंबे यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं, वो भी पैदल। इनका डेस्टिनेशन होता है डांडी। डांडी पहुंचकर गांधी जी अपने हाथों से सॉल्ट बनाकर ब्रिटिश के बनाए गए सॉल्ट लॉ को ओपनली चैलेंज करना चाहते थे। बट सोच कर देखिए कि उस वक्त देश में क्या हालात रहा होगा जिसके कारण गांधी जी, जो कि उस वक्त के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर थे, उनको एक छोटा सा चीज नमक के लिए इतना बड़ा यात्रा निकालना पड़ गया। और क्या गांधी जी एक्चुअल में सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर पाए थे या नहीं, और क्या गांधी जी अगर सॉल्ट लॉ ब्रेक कर भी लिए थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके साथ उसके बाद क्या किया, ये सारा कुछ आज के वीडियो में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। ना ये व्यक्ति साधारण था, ना वो दौर साधारण था। फिर वो दिन आया जिसे अंग्रेज कभी नहीं भूल पाए। With this resolution and a fistful of salt, the very foundation of the British Empire was completely shaken up. तो इन सारी चीजों का शुरुआत होता है साल 1919 में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं। एंड साथ ही एक और चीज बोला जाता है इस एक्ट में कि भाई आज से ठीक 10 साल बाद एक कमीशन बैठाएंगे हम लोग और देखेंगे कि इस एक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया के ऊपर, एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो भी चेंजेस होगा उसको करेंगे। तो 10 साल तो नहीं बल्कि उससे पहले ही 8 साल के बाद यानी साल 1927 में ही एक कमीशन फॉर्म होता है जिसमें टोटल 7 मेंबर्स होते हैं और कमीशन का चेयरमैन होते हैं सर जॉन साइमन। दैट्स व्हाई इस कमीशन को हिस्ट्री में साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। जब हमारे इंडियन लीडर्स को ये पता चलता है कि कमीशन फॉर्म हो चुका है तो इनका दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस पूरे के पूरे कमीशन में जो 7 मेंबर्स थे ना, इनमें कोई भी इंडियंस ही नहीं था। तो हमारे लीडर्स बोलते हैं कि भाई इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस करना है और इंडियन को ही इसमें नहीं रखा गया है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके रिप्लाई में ये बोलते हैं कि देखो तुम इंडियंस कैपेबल नहीं हो कि अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना पाओ। अब जो हमारे लीडर्स का दिमाग है वो और ज्यादा गर्म हो जाता है और इनको और ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट साइमन कमीशन में किसी भी तरीके का चेंजेस करने के लिए रेडी नहीं होता है और बोलता है कि अगर इतना ही आप लोगों के अंदर कैपेबिलिटी है तो आप लोग एक अपना रिपोर्ट रेडी करें 1 साल के अंदर, एंड वो रिपोर्ट आपके मेजॉरिटी ऑफ पार्टीज, मेजॉरिटी ऑफ इंडियन कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल होना चाहिए, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको इंप्लीमेंट करना है कि नहीं करना है। तो हमारे लीडर्स लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और 10 से 11 लोगों का एक कमेटी बैठाते हैं कि भाई हमें मुंह तोड़ जवाब देना है और अपना एक रिपोर्ट तैयार करके ब्रिटिशर्स लोगों को पेश करना है। और इस कमीशन के चेयरमैन होते हैं मोतीलाल नेहरू। अब होता है साल 1928 जब हमारे लीडर्स अपना रिपोर्ट तैयार कर चुके होते हैं, एंड जब ये रिपोर्ट सारे लीडर्स के सामने रखा जाता है तो मेजॉरिटी ऑफ लीडर्स जो है, मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी एंड लीडर्स इसको एक्सेप्ट करते हैं। बट यहाँ पे कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एंड इनमें होते हैं जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड मोहम्मद अली जिन्ना। जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं बिकॉज ये रिपोर्ट में, मोतीलाल नेहरू के इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए, जबकि हमारे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस को चाहिए था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वो लोग कह रहे थे कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। वहीं पे मोहम्मद अली जिन्ना इस रिपोर्ट को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि ये रिपोर्ट एक हिंदू रिपोर्ट है, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट में मेजॉरिटी ऑफ चीज जो लिखा गया है चेंजेस, वो हिंदू कम्युनिटी को सिर्फ हेल्प करेगा, मुस्लिम्स लोगों के लिए उतना कुछ इसमें नहीं लिखा गया है। सो इसके काउंटर में मोहम्मद अली जिन्ना अपना ही एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें वो 14 पॉइंट्स लिखते हैं, जिसको हिस्ट्री में 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना के नाम से जाना जाता है। बहरहाल ये जो पूरा रिपोर्ट होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो इसके साथ डिसएग्री होते हैं, तो ये जो है वो रिपोर्ट पास हो जाता है एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास दे दिया जाता है। वहीं पे गांधी जी ये कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भाई देख लो, ये रिपोर्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूं और 1 साल का टाइम आपको देता हूं। 1 साल के अंदर इस रिपोर्ट में जो चेंजेस आपको बताया गया है उस चेंजेस को आप इंप्लीमेंट करें, उस चेंजेस को आप ध्यान दें, और अगर आप ये चीज नहीं करते
जाते हो 1 साल के बाद, तो आप लोग रेडी रहना एक मूवमेंट के लिए। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होगे कि ये डोमिनियन स्टेटस और ये पूर्ण स्वराज के बीच का क्या चक्कर है। तो देखो मैं इसको समझाने का कोशिश करता हूँ आपको। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि आप अपने कंट्री में जो भी लॉ लाना हो, जो भी चेंजेस करना हो आप कर सकते हो, बट 3 चीजों में आपको इंटरफेयर नहीं करना है। और वो 3 चीज क्या है? वो 3 चीजें फॉरेन अफेयर्स, दूसरा आपका है आपका इंटरनेशनल ट्रेड, यानी जो भी ट्रेडिंग हो रहा है हमारे देश से दूसरे देश के बीच में, उसमें जो भी चेंजेस करना होगा, जो भी लॉ लाना होगा, जो भी कानून लाना होगा, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट समझेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट समझेगा। आप लोग इसमें कोई भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एंड वहीं पे डिफेंस का जो पूरा सिस्टम है, आर्मी वगैरह, इसका जो भी रूल्स रेगुलेशन है, जो भी चीज है, ये सारा का सारा ब्रिटिशर्स लोग देखेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट समझेगा। आप लोग इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते हो। बाकी जो चीज है उस पे आप अपना लॉ बना सकते हो। ये हो गया डोमिनियन स्टेटस। वहीं पे जहां पे हमारे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस जिस चीज के साथ थे वो था पूर्ण स्वराज, यानी भाई ब्रिटिशर्स लोग, आप लोग सारे लोगों को बाय बाय टाटा, देश छोड़ो, बाहर जाओ, हम लोग अपना देश को संभाल लेंगे, क्या कानून लाना है, क्या करना है, हम लोग सब समझेंगे, आपको किसी भी तरीके का दखल अंदाजी हमारे देश में नहीं करना है। अच्छा, इन सब के बीच एक इंसिडेंट होता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब होता क्या है कि देखो, साइमन कमीशन आता है इंडिया ये देखने के लिए कि इंडिया में क्या सिचुएशन और क्या क्या चेंजेस होना चाहिए। तो जब साइमन कमीशन का मेंबर्स लोग इंडिया आता है ना, तो इनके खिलाफ चारों तरफ भारी प्रोटेस्ट किया जाता है कि भाई हम लोग तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड हम लोग तुमको इंडिया में आने नहीं देंगे, बिकॉज साइमन कमीशन में जितने मेंबर्स है वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स हैं, इंडियंस है ही नहीं है इसमें, सो इसीलिए हम लोग साइमन कमीशन को नहीं मानते। तो ऐसा ही इंसिडेंट अलग अलग सिटीज में होता है। अलग अलग सिटीज में जब वो जाते हैं तो वहां पे अलग अलग तरीके का प्रोटेस्ट होता है। 30 अक्टूबर 1928 में जब ये कमीशन लाहौर पहुंचता है तो लाहौर के सारे लोग मिलकर भारी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं इनके खिलाफ, एंड रेलवे स्टेशन के बाहर में सारे लोग मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं एंड पूरे रेलवे स्टेशन को घेर लेते हैं कि देखते हैं हम लोग ये रेलवे स्टेशन से आखिर बाहर निकलेंगे कैसे, ये पूरा का पूरा कमीशन का मेंबर, बिकॉज हमने तो पूरा का पूरा स्टेशन को घेर रखा है। ये सारे के सारे प्रोटेस्टर्स पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं एंड साथ ही साथ अपने हाथ में ब्लैक फ्लैग लेकर होते हैं जिसमें लिखा होता है साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। बट पुलिस लोग जब इसको रोक नहीं पाते हैं ना, तो उन लोग वायलेंस का तरीका अपनाते हैं एंड भारी लाठी चार्ज कर देते हैं। एंड इस लाठी चार्ज में सारे लोगों को बहुत तगड़े तरीके से पिटाई होता है। यहाँ पे लाला लाजपत राय को बहुत ज्यादा पीटा जाता है एंड इतना ज्यादा उनको इंजरी हो जाता है कि ठीक 17 दिन बाद 17 नवंबर को इनका इसी इंजरी के कारण डेथ हो जाता है। अच्छा, हम लोग वापस लौटते हैं नेहरू रिपोर्ट पे। तो गांधी जी ने 1 साल का टाइम दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भाई जो भी हम लोग यहाँ पे आपको चेंजेस बता रहे हैं नेहरू रिपोर्ट के अंदर, उसको आप इंप्लीमेंट करो, अदरवाइज एक मूवमेंट के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे अगर हम लोग चीजों को पीछे से जोड़ते हुए आए तो हमें क्या दिख रहा है? सबसे पहले साइमन कमीशन का फॉर्मेशन होता है जिसमें कोई भी इंडियंस को नहीं रखा जाता है। दूसरी चीज, लाला लाजपत राय का डेथ हो जाता है इन ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स के लाठी चार्ज के चक्कर में। एंड तीसरा चीज अगर हम लोग देखें तो नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता है और इसका कोई भी चीज इंप्लीमेंट यहाँ पे होता हुआ नहीं दिखता है। सो अब आप गेस कर ही चुके होंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो कांग्रेस के सारे लीडर्स का रिएक्शन होता है कि इसकी तो अब इनको दिखाना पड़ेगा कि हम लोगों के अंदर कितना पावर है। वेल, दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन होता है और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं एंड यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास होता है कि बहुत हो गया नेगोशिएशन, अब से हमारा अल्टीमेट मकसद डोमिनियन स्टेटस पाना नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज होगा। और 31 दिसंबर के शाम को रावी नदी के किनारे झंडा गाड़ दिया जाता है इंडिया का और कहा जाता है कि आज से ठीक 26 दिन बाद यानी कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे। और साथ ही कांग्रेस गांधी जी को एक यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि गांधी जी एक मूवमेंट लॉन्च करना है बहुत ही तगड़ा वाला, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल जाए और इसका पूरा जिम्मेदारी हम लोग आपके ऊपर डालते हैं, आप एक मूवमेंट का तैयारी कीजिए। अब गांधी जी के कंधों पे एक ऐसा मूवमेंट का जिम्मेदारी होता है ना, जो मूवमेंट एक मास मूवमेंट हो और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिला कर रख दे, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडियन लीडर्स का जो भी मांग था वो पूरा कर सके। तो गांधी जी सोचते हैं कि ऐसा क्या चीज, ऐसा क्या मुद्दा रखा जाए इस मूवमेंट का जिसके कारण ये सारे देशवासियों को सेम तरीके से ही इम्पैक्ट करे और पूरा का पूरा देश उस चीज से सेम लेवल पे सफर कर रहा हो। देखिए, मान लेते हैं गांधी जी एक मूवमेंट अगर लॉन्च कर भी देते हैं तो क्या गारंटी है कि सारे इंडियंस मिलकर अपने अपने घर से बाहर निकलेंगे और इस मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे? बिकॉज अगर इस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं देन देयर इज अ हाई चांस कि भाई ब्रिटिश लोगों से लाठी खाना पड़ेगा, हो सकता है बहुत लोगों को जेल भी जाना पड़े। एंड गांधी जी का सिंपल फंडा है नॉन वायलेंस। तो अगर आप इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो सिंपल सा फंडा है कि अगर ब्रिटिश लोग आपको मारना शुरू करें तो चुपचाप से आपको मार खाना पड़ेगा। और वैसे भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में, जो कि नन कोऑपरेशन वाला वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे गांधी जी ने चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद जो मूवमेंट था नन कोऑपरेशन उसको वापस ले लिया था और गांधी जी ने बोला था कि अभी हमारा देश पूरी तरीके से
आजादी के लिए तैयार नहीं है। तो अब ऐसे में गांधी जी को एक ऐसा पॉइंट चाहिए था, एक ऐसा चीज चाहिए था ना जिसके लिए सारे लोग खुशी खुशी तैयार हो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो क्या लगता है आपको ऐसा कौन सा रीजन होना चाहिए, ऐसा कौन सा रीजन गांधी जी को यहाँ पे रखना चाहिए इस मूवमेंट के पीछे, ताकि सारे लोग खुशी खुशी मूवमेंट को ज्वाइन कर पाए? वेल, गांधी जी जब रिसर्च कर रहे थे तो गांधी जी के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आता है और वो चीज होता है नमक का। सो गांधी जी बोलते हैं कि जो मेरा पूरा का पूरा मूवमेंट होगा, उस मूवमेंट का जो मेन पॉइंट होगा ना, वो क्या होगा? वो होगा हमारा सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना। जब गांधी जी अपना ये डिसीजन लेकर कांग्रेस के पास जाते हैं कि हमारा इस मूवमेंट का मेन पॉइंट होगा सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना, तो कांग्रेस लीडर्स का ये रिएक्शन होता है कि क्या बात कर रहे हैं गांधी जी, हम लोग इस मूवमेंट को एक सॉल्ट के ऊपर कैसे रख सकते हैं? भला सॉल्ट के रीज़न से कौन ही अपने घर से बाहर निकलेगा इस मूवमेंट में? सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, सॉल्ट लॉ को छोड़ते हैं हम लोग, लैंड रेवेन्यू पे फोकस करते हैं। इस मूवमेंट का मेन मकसद हम लोग लैंड रेवेन्यू रखते हैं कि मूवमेंट का हमारा मकसद है लैंड रेवेन्यू को कम कराना या फिर लैंड रेवेन्यू को खत्म करवाना। द स्टेट्समैन ने तो यहाँ तक लिखा कि गांधी जी के इस डिसीजन से सिर्फ हंसी आ रहा है और देश के जो लीडर्स है उनका भी यही रिएक्शन होगा। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस मूवमेंट के बारे में पता चलता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इसको हल्के में लेता है कि भाई ये सॉल्ट के ऊपर क्या ही मूवमेंट हो पाएगा बड़ा। खैर, इन सब के बावजूद गांधी जी अपने डिसीजन पे अटल रहते हैं और गांधी जी एकदम ठान लेते हैं कि भाई मूवमेंट का मेन मुद्दा सॉल्ट लॉ ही होगा। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि सारे चीजों को छोड़कर, देश में इतना बड़ा बड़ा मुद्दा चल रहा होगा उस टाइम पे, उन सबको छोड़कर गांधी जी को सॉल्ट में ऐसा क्या दिख गया था? तो गांधी जी कहते हैं कि देखो, सॉल्ट एक ऐसा चीज है जो अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ऊपर क्लास के हो, छोटे क्लास के हो, भिखारी हो, जो भी हो, सारे के सारे लोगों को खाना बनाना पड़ेगा ताकि वो लोग खाकर उसको जिंदा रह पाए। एंड खाना बनाने के लिए सॉल्ट चाहिए। अब सॉल्ट चाहिए, लेकिन सॉल्ट के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जा चुका था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। गांधी जी कहते हैं कि हवा और पानी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिंदगी को जीने के लिए, वो चीज है सॉल्ट। और ब्रिटिश ने साल 1882 में एक सॉल्ट एक्ट पास किया था जिसके हिसाब से अब सॉल्ट पे पूरा का पूरा ब्रिटिश का मोनोपोली हो गया था। यानी कि मान लो कि आप किसी ऐसे जगह पे रह रहे हो जहाँ पे सॉल्ट इजीली आप बना सकते हो, किसी समुद्री तट पे रह रहे हो जहाँ पे सॉल्ट आप इजीली बना सकते हो। बट ऐसे में अगर मान लेते हैं कि आप सॉल्ट बना भी लेते हो ना, और अगर ब्रिटिश को इसका खबर पहुंच जाता है कि आपने सॉल्ट बनाया, देन आपको पनिशमेंट के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि सॉल्ट को बनाने, बेचने और सॉल्ट पे 100% कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश के इजाजत के बगैर आपने सॉल्ट का एक ढेला भी अगर उठा लिया तो आप फिर पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाइए। जब मैं इस वीडियो के ऊपर रिसर्च कर रहा था एंड जब सॉल्ट का टॉपिक आया एंड उसके ऊपर मैंने रिसर्च करना शुरू किया, मेरा दिमाग घूम गया। मैं सोचा कि सॉल्ट के ऊपर इतना टैक्स क्यों लगाया गया और ये मतलब क्या हो रहा है। तो पता ये चला कि ये सॉल्ट के ऊपर टैक्स कोई नया चीज नहीं था, बल्कि साल 300 BC से ही सॉल्ट के ऊपर टैक्स जो है वो लगता आ रहा है। और आप हैरान हो जाएंगे कि एक टाइम पे चाइना का जो टोटल रेवेन्यू हुआ करता था ना, उसका 50% रेवेन्यू सॉल्ट टैक्स से आता था। और जो आज आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देख रहे हो, उसके बनने के पीछे भी जो रेवेन्यू लगा है उसमें मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन सॉल्ट टैक्स से कलेक्ट किया गया रेवेन्यू लगा है। सो अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं सॉल्ट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो अब गांधी जी जो है वो पूरी तरीके से एकदम तैयार हो जाते हैं कि भाई अब तो हम लोगों को मूवमेंट लॉन्च करना होगा। 5 फरवरी को न्यूज़पेपर से ये रिपोर्ट करता है कि गांधी जी ने फैसला ले लिया है कि भाई गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस करेंगे सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके। और गांधी जी ये मूवमेंट 12 मार्च को स्टार्ट करेंगे साबरमती आश्रम से और दांडी पे जाकर वहां पे समुद्री तट पे अपने हाथों से नमक बनाकर इस सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे। गांधी जी पूरे वर्ल्ड वाइड मीडिया को प्रिपेयर करते हैं एंड धीरे धीरे इस मूवमेंट का हाइप क्रिएट होना शुरू हो जाता है। गांधी जी डिसाइड करते हैं कि इस यात्रा में मैं कांग्रेस की तरफ से लोगों को नहीं लूंगा, बल्कि मैं अपने ही आश्रम से, जिनको मैंने नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को अच्छे से सिखाया है, उनमें से 78 लोगों को सिलेक्ट करूंगा। इस पूरे यात्रा के लिए गांधी जी रूट रेडी करते हैं और ये यात्रा 4 डिस्ट्रिक्ट एंड 48 गांव से होकर गुजरने वाला था। गांधी जी ये सारा इन्फॉर्मेशन मीडिया के साथ शेयर करते हैं एंड गांधी जी ने ये प्लेसेस को जो चुना था वो इस बेसिस पे चुना था कि इससे पहले एक बरदौली सत्याग्रह भी किया गया था, शायद आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो। तो वो बरदौली सत्याग्रह नॉन वायलेंट मूवमेंट था और कुछ हद तक बरदौली सत्याग्रह एक सक्सेसफुल मूवमेंट रहा। तो गांधी जी को भरोसा था कि इन जगह में जो लोग रह रहे हैं ना, इनको पता है कि कैसे नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट किया जाता है। धीरे धीरे इस यात्रा का टाइम करीब आता जाता है एंड 2 मार्च 1930 को गांधी जी उस वक्त के वाइस रॉय लॉर्ड इरविन को
एक लेटर लिखते हैं, एक ऑफर भेजते हैं उनको, जिसमें गांधी जी ने 12 पॉइंट्स लिखा था और लॉर्ड इरविन को कहते हैं कि लॉर्ड इरविन, मैंने 12 पॉइंट्स आपको भेजा है, ये 12 पॉइंट्स मेरा डिमांड है, इसको आप फुलफिल कर दो, अदरवाइज मैं 12 मार्च को एक यात्रा स्टार्ट करने वाला हूं, जो यात्रा दांडी जाकर सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेगा। अच्छा, ये डिमांड्स क्या क्या था? तो इनमें से कुछ डिमांड्स ये होता है कि जो लैंड रेवेन्यू है उसको आप कम करें, जो आपका फॉरेन क्लोथेस है उसके ऊपर आप टैक्स लगाएं, एंड आर्मी के ऊपर जो आप इतना खर्च कर रहे हैं इंडियन मनी से, उस खर्च को कम करें। एंड सबसे ज्यादा जिसके ऊपर गांधी जी एम्फेसिस डालते हैं वो होता है सॉल्ट एक्ट के ऊपर, कि ये जो सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाया गया है इसको आप खत्म करें एंड लोगों को परमिशन दे कि वो अपने यूज के लिए सॉल्ट बना सकते हैं फ्रीली। तो क्या लगता है आपको, लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के डिमांड्स को मान लिया होगा, या फिर गांधी जी को एट द एंड 12 मार्च को ये यात्रा निकालना ही पड़ा होगा, या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ और ही सोचा होगा और इस यात्रा को रोक लिया होगा? वेल, इस ऑफर का लॉर्ड इरविन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है और लॉर्ड इरविन इसको इग्नोर कर देता है कि भाई एक सॉल्ट के लिए क्या ही बड़ा मूवमेंट हो सकता है। आखिरकार वो दिन आ जाता है 12 मार्च 1930, जिस दिन ये यात्रा निकलने वाला होता है। गांधी जी अपने साथ 78 लोगों को लेते हैं जो कि डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रीजन से होते हैं। अपने साबरमती आश्रम से निकल पड़ते हैं 380 किलोमीटर लंबे यात्रा के लिए, वो भी पैदल, और इनका डेस्टिनेशन होता है दांडी। इसे हिस्ट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लाइक सॉल्ट मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी सत्याग्रह। साथ ही इसे व्हाइट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता है, बिकॉज जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे वो सारे लोग व्हाइट कलर का कपड़ा पहनकर थे। ये यात्रा जो कि शुरू हुआ था एक सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए 78 लोगों के साथ, देखते ही देखते इस यात्रा को हजारों के तादाद में लोग ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। जब गांधी जी का ये यात्रा पहुंचता है सूरत, तो वहां पे 30,000 लोगों का भीड़ इनको ज्वाइन करने के लिए रेडी होता है। देखते ही देखते गांधी जी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका के भी अब हर घर के एक कॉमन नेम बन चुके थे। आप उस वक्त के कोई भी न्यूज़पेपर को उठा लो, लगभग सारे न्यूज़पेपर का ये मूवमेंट डेली टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन चुका था। अगर आपको अंदाजा लगाना हो कि कितना भीड़ इकट्ठा हो गया था इस यात्रा में, तो आप इससे इमेजिन करो कि जहां पे आप बैठे हो वहां से लेकर 3 किलोमीटर दूर तक आपको सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे हो, वो भी व्हाइट कलर के कपड़ों में। गांधी जी इस बैटल में पूरे वर्ल्ड का सपोर्ट मांगते हैं। ये यात्रा अपने तय किए गए प्लान के हिसाब से आगे बढ़ता जाता है और इस पूरे यात्रा में गांधी जी किसी भी चीज का हेल्प नहीं लेते हैं, बल्कि पूरे यात्रा को गांधी जी पैदल ही ट्रेवल करते हैं। एंड देन 5 अप्रैल 1930 को फाइनली गांधी जी और उनके साथ जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे दांडी पहुंच जाते हैं। और नेक्स्ट डे होता है एक रेवोल्यूशन का डे, एक ऐसा डे जिस दिन कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है। सारे न्यूज रिपोर्टर्स इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिरकार कल क्या होगा, कल का मंजर देखने लायक होगा। और फिर फाइनली 6 अप्रैल 1930 आता है। सुबह 8:30 बजे गांधी जी अपना डेली प्रेयर कंप्लीट करने के बाद वहां के समुद्री तट से एक सॉल्ट का ढेला उठाते हैं और उठाकर ये कहते हैं कि विद दिस आई एम शेकिंग द फाउंडेशंस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। और उसके बाद उस ढेले से गांधी जी इलीगल सॉल्ट बनाते हैं एंड बनाकर उनके सारे फॉलोअर्स को यही चीज करने को कहते हैं। और देखते ही देखते सारे लोग मिलकर जो है वो सॉल्ट बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही गांधी जी सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं, दांडी का लोकल पोस्ट ऑफिस से 700 टेलीग्राम्स सेंड किया जाता है और ये न्यूज पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। इसके बाद पूरे देश में लाखों के तादाद में लोग सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं और जो एक मूवमेंट, जो एक यात्रा शुरू होता है 78 सत्याग्रही के साथ, अब वो एक फुल फ्लेज मूवमेंट में बदल चुका होता है। लोग ब्रिटिश के कपड़ों को बॉयकॉट करने से लेकर ब्रिटिश के बनाए गए छोटे मोटे फॉरेस्ट लॉ तक सारे लॉ को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है जो आपको याद रखना चाहिए। उस वक्त एक जगह हुआ करता था पेशवार, जो कि अभी पाकिस्तान में लोकेटेड है। वहां पे गांधी जी के फॉलोअर जिनका नाम था गफ्फार खान, उन्होंने लगभग 50,000 लोगों का एक नॉन वायलेंट ग्रुप तैयार किया था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। तो 23 अप्रैल 1930 को खुदाई खिदमतगार के जो लीडर हैं गफ्फार खान, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है एंड इनके सपोर्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए जब इनके मेंबर्स यानी कि खुदाई खिदमतगार के मेंबर्स लोग जब किस्सा कहानी बाजार के पास इकट्ठा होते हैं, तो वहां पे पुलिस इनको रोकने के लिए ओपनली फायरिंग कर देता है, जिसमें लगभग 200 से 250 मेंबर्स इंस्टेंट मर जाते हैं वहीं पे। लेकिन इसके बावजूद भी ये पूरा का पूरा जो भीड़ होता है ये बिल्कुल भी वायलेंट का सहारा नहीं लेता है और खुशी खुशी गोली खाने के लिए तैयार हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि गांधी जी जब इस सॉल्ट मार्च को स्टार्ट कर रहे थे तो गांधी जी ये बोलते हैं कि इस मूवमेंट में
जिसमें इस यात्रा में वुमेन्स लोग पार्टिसिपेट ना करें। बट यहाँ पे चौंकाने वाला बात यह है कि अब तक देश में जितना भी मूवमेंट हुआ था उन सब में सबसे ज्यादा अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन किसी मूवमेंट में था तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ही हुआ था। तो अब दांडी मार्च तो कंप्लीट हो गया। गांधी जी नेक्स्ट प्लान करते हैं 4 मई को, लॉर्ड इरविन को लिखते हैं कि अब हम लोग दांडी से निकल रहे हैं धरासना, और धरासना के सॉल्ट वर्क पे जाकर हम लोग रेड मारने वाले हैं। अगर आप रोक सकते हो तो रोक लो। अब देखो, लॉर्ड इरविन ऑलरेडी बौखलाया हुआ था, क्योंकि लास्ट टाइम जब गांधी जी ने उसको अपना डिमांड्स दिया था और गांधी जी ने उनको वार्न किया था कि भाई हम लोग सॉल्ट सत्याग्रह शुरू करेंगे, तो लॉर्ड इरविन इसको हल्के में लेकर छोड़ देता है कि भाई सॉल्ट के लिए क्या ही हो सकता है। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है भाई, पूरे देश भर में एक मूवमेंट फैल चुका होता है। पूरा देश अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा होता है सड़कों पे। तो लॉर्ड इरविन किसी भी तरीके का यहाँ पे अब रिस्क लेना नहीं चाहता था। दैट्स वाई उसी रात 12 बजे के आसपास वहां का सूरत का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने साथ 2 इंडियन पुलिस ऑफिसर्स और 30 कांस्टेबल को पूरा लाठी और गन के साथ लेकर वहां पे पहुंचता है और गांधी जी को रात में ही वहां से उठा लेता है और उठाकर जेल में डाल देता है। इसी के साथ साथ देश के और भी बड़े बड़े लीडर जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इन सारे लोगों को भी जेल में डाल दिया जाता है। तो अब आपको क्या लगता है कि लॉर्ड इरविन के इस मूव से, जो लॉर्ड इरविन ने सारे लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया, इसके बाद आपको लगता है कि धरासना सत्याग्रह हो पाएगा, धरासना सॉल्ट पे जाकर रेड पड़ पाएगा या नहीं पड़ पाएगा? वेल, गांधी जी इस बात से पहले ही अवेयर थे कि मुझे किसी वक्त भी अरेस्ट किया जा सकता है, और गांधी जी ने अपने अलग अलग स्पीचेस में, यानी ये जो पूरा यात्रा चला था इसमें गांधी जी अलग अलग जगह पे स्पीच देते हैं, एंड अपने स्पीच में गांधी जी ये क्लियरली कहते हैं कि मैं कभी भी अरेस्ट हो सकता हूं, इसीलिए मेरे अरेस्ट होने के बाद भी ये मूवमेंट बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। और ऐसा ही होता है, धरासना सत्याग्रह अपने प्लान के मुताबिक स्टार्ट होता है, क्योंकि देश के बड़े बड़े लीडर्स ऑलरेडी जेल में होते हैं। तो इसको लीड करते हैं अब्बास तैयब जी एंड गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी। लेकिन इससे पहले कि ये लोग धरासना सॉल्ट वर्क पे पहुंच पाते, इन दोनों को भी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी ये यात्रा नहीं रुकता है। अब इस यात्रा को सरोजिनी नायडू और मौलाना अबुल कलाम आजाद लीड कर रहे होते हैं। नायडू जानती थी कि भाई ब्रिटिशर्स बौखलाकर कुछ भी करेगा, मारपीट पे उतर जाएगा और लोगों को पीटना शुरू कर देगा। ऐसे में अगर हमारे लोग गुस्से में आकर या तो मूवमेंट को छोड़ देंगे थक हार कर, या फिर गुस्से में आकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर वायलेंस का तरीका अपनाना शुरू कर देंगे, एंड इन दोनों में फायदा किसका हो जाएगा? ब्रिटिशर्स का हो जाएगा। सो नायडू लोगों को एड्रेस करते हुए कहती हैं कि हो सकता है इस मूवमेंट के दौरान, हो सकता है इस यात्रा के दौरान हम लोगों को ब्रिटिशर्स लोग पीटे मारे, लेकिन कुछ भी हो जाए हम लोगों को वापिस से उनको नहीं मारना है। हम लोगों को अपने नॉन वायलेंट वाले फंडामेंटल्स पे स्टिक रहना है। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। 21 मई को पुलिस लोग बौखलाकर आखिरकार लाठी चार्ज कर देता है। अमेरिकन जर्नलिस्ट वेब मिलर, जो कि इस पूरे घटना को अपने आंखों से देख रहे होते हैं, वो ये रिपोर्ट करते हैं कि मोटे मोटे लाठियों से लोगों को सर पे मारा जाता है, लोगों को शोल्डर्स पे मारा जाता है, किसी का सर फट जाता है, किसी का शोल्डर टूट जाता है, लेकिन ये लोग पलटवार नहीं करते हैं। जब ये लोग पलटवार नहीं करते हैं ना, तो ब्रिटिश के ऑफिसर से लोग बौखला कर इन लोगों को पेट में लात मारते हैं, यहां तक के टेस्टिकल्स में भी लात मारते हैं। बट इसके बावजूद भी ये लोग एक जरा सा भी वायलेंट का तरीका नहीं अपनाते हैं और पीसफुल तरीके से अपना प्रोटेस्ट को जारी रखते हैं। जब मिलर ये पूरा रिपोर्ट लिखकर अपने न्यूज रिपोर्टर्स को भेजना चाहते हैं इंग्लैंड में, तो यहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं इनको भेजने से रोक देते हैं। लेकिन किसी तरीके से मिलर इस रिपोर्ट को भेजने में सक्सेसफुल रहते हैं, और ये जो स्टोरी है ये लगभग 1350 न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होता है और पूरे वर्ल्ड वाइड एक सेंसेशन क्रिएट कर देता है कि किस तरीके से, किस क्रूरटी से ब्रिटिश ऑफिसर्स जो है वो एक पीसफुल तरीके से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था उसको डील कर रहे हैं। और पूरे दुनिया में ब्रिटिश का बदनामी होता है। एक तरीके से आप कह लो कि ब्रिटिश अब जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है। अब बौखलाकर ब्रिटिशर्स लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर देते हैं। डेटा के हिसाब से आप जानो तो लगभग 60,000 लोगों को इस मूवमेंट के दौरान ब्रिटिशर्स लोग उठाकर जेल में डाल देते हैं। ये एक ऐसा मूवमेंट होता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वाकई में हिला कर रख देता है। यहां तक कि गांधी जी जब अरेस्ट हो चुके हैं उसके बावजूद भी ये मूवमेंट रुकने का नाम नहीं लेता है, ये मूवमेंट चलता रहता है। तो अब आपको क्या लगता है ये मूवमेंट आखिरकार कहां तक जाएगा? क्या ये मूवमेंट को ब्रिटिश किसी तरीके से रोक पाएगा, या फिर ये मूवमेंट चलता जाएगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरा तबाह कर देगा? साइमन कमीशन, आपको याद है ना जहां से ये सारा कुछ हम लोग शुरू किए थे। तो साइमन कमीशन मई 1930 को अपना रिपोर्ट पब्लिश कर देता है, लेकिन इस रिपोर्ट का जो चेंजेस है उसको इंप्लीमेंट करने से पहले मोहम्मद अली जिन्ना लॉर्ड इरविन के पास जाकर एक अपना सजेशन देता है कि भाई आप एक काम करो कि कोई एक ऐसा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करो जिसमें इंडिया के अलग अलग लीडर्स जो है पार्टिसिपेट कर पाए, एंड आपके ब्रिटिश के भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो लोग भी सब पार्टिसिपेट कर पाए, एंड जो भी साइमन कमीशन का रिपोर्ट है उस पर बैठ कर हम लोग डिस्कस करके जो इंप्लीमेंट करना हो उसको इंप्लीमेंट करेंगे।
एंड उसके हिसाब से हम लोग आने वाले टाइम में गवर्नमेंट एक्ट में चेंजेस करेंगे। अब लॉर्ड इरविन इस बात को मान लेता है, इस सजेशन को मान लेता है और एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है लंदन में, जिसे आज हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। तो 12 नवंबर 1930 को फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है लंदन में और इसको कौन कौन ज्वाइन करते हैं? तो लगभग 74 इंडियन डेलीगेट्स इसको ज्वाइन करते हैं, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान III, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अलग अलग स्टेट्स के महाराजा और प्रिंसेस जो है वो सारे लोग फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करते हैं। बट जो कांग्रेस होता है वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करता है, बिकॉज कांग्रेस ऑलरेडी पूरे देश में एक मास मूवमेंट को चला रहा होता है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ होता है और इनके लॉ को ब्रेक करने के लिए होता है। तो ऐसे में इनके साथ बैठकर लॉ बनाने के ऊपर डिस्कशन करने का कोई मीनिंग नहीं बन रहा होता है। साथ ही साथ कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर्स होते हैं वो ऑलरेडी अभी जेल में होते हैं। तो क्योंकि एक ऐसा पार्टी जो कि इस देश पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता हो, एक ऐसा पार्टी जिसके कहने पे पूरा देश आज सड़क पे उतरकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ फाइट कर रहा था, एक ऐसा पार्टी जिसके बोलने पे 60,000 लोग जेल में चले जा चुके थे, वह पार्टी अगर इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन नहीं करता है तो ये इस कॉन्फ्रेंस का कोई मीनिंग नहीं बनता है। और आप कह सकते हो कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस काइंड ऑफ फेलियर रहा। अब अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल बनाना है तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन कि भाई कांग्रेस को किसी तरीके से पार्टिसिपेट करने के लिए मनाना होगा। बट आपको क्या लगता है कांग्रेस क्यों पार्टिसिपेट करेगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? सो क्या कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया आगे चल के, या फिर कांग्रेस डायरेक्टली इसको बॉयकॉट करता है? क्या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं हो पाता है? तो इसका आंसर अभी हमें मिलेगा। लॉर्ड इरविन इंडिया वापस आते हैं और लॉर्ड इरविन के सामने एक चैलेंज होता है कि किसी तरीके से भाई कांग्रेस पार्टी को कन्विंस करना रहेगा कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करे ताकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल हो पाए। तो इसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल बनाने के लिए लॉर्ड इरविन गांधी जी के साथ लगभग 8 मीटिंग्स करते हैं और इन मीटिंग्स में गांधी जी अपना डिमांड इसके सामने रखते हैं, लॉर्ड इरविन के सामने, और लॉर्ड इरविन का जो कंडीशंस होता है वो गांधी जी के सामने रखते हैं। अब ये जो मूव होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का और लॉर्ड इरविन का, इससे बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स का दिमाग बहुत ही गर्म हो जाता है कि एक ऐसा पार्टी जो कि पूरा ब्रिटिश राज को खत्म करना चाह रहा है उसके साथ आप बैठकर बराबरी में नेगोशिएशंस कर रहे हो, ये क्या बात हुआ? लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट भी तो मजबूर है ना, क्योंकि उसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी रोकना है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल भी बनाना है, तो नेगोशिएशन के अलावा और उसके पास कुछ रहा कहां? अब बात करते हैं कि इस नेगोशिएशन में गांधी जी का क्या क्या डिमांड होता है। तो गांधी जी का डिमांड होता है कि इंडियंस अपने प्राइवेट यूज के लिए फ्रीली सॉल्ट बना सकता है, उस पर किसी तरीके का कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज गांधी जी बोलते हैं कि आपने जितने भी लोगों को अरेस्ट किया इस सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट के दौरान, उन सारे लोगों को आपको छोड़ना पड़ेगा। सॉल्ट सत्याग्रही का यानी सॉल्ट सत्याग्रह में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, आपने उनका जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह को जब्त किया है उन सारे प्रॉपर्टीज को आपको छोड़ना पड़ेगा। एंड जो शराब दुकान है और ब्रिटिश के कपड़ों का जो दुकान है उसके बाहर में पीसफुल तरीके से पिकेटिंग करने का परमिशन आपको देना होगा। मतलब ये हुआ कि मैं उन दुकान के बाहर में खड़े होकर हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं पीसफुल तरीके से कि क्यों आपको ये सामान नहीं खरीदना चाहिए। पांचवा, कांग्रेस के ऊपर आपने जो भी बैन लगाया था उन सारे बैन को हटाना पड़ेगा। और छठा होता है भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को जिनको मौत का सजा सुनाया जाता है, अगर इनके सजा में कमी किया जा सके तो वो कम कर देना चाहिए। लॉर्ड इरविन गांधी जी के लगभग सारे डिमांड को मान लेते हैं, लेकिन जो लोग भी प्रोटेस्ट में वायलेंट का तरीका अपनाते हैं और जिसके कारण पुलिस ऑफिसर्स को पीटा जाता है या फिर किसी ब्रिटिश ऑफिसर का डेथ हुआ है, उनके साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर देते हैं। एंड दैट्स व्हाई भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को जो डेथ पेनल्टी मिला होता है उसमें किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। लॉर्ड इरविन अपना डिमांड गांधी जी के सामने रखते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को डिसकंटिन्यू करना होगा एंड दूसरा कि कांग्रेस को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करना होगा। और इस तरह 5 मार्च 1931 को गांधी जी एंड लॉर्ड इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन होता है जिसे आज हम लोग हिस्ट्री में गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे ऑफिशियल तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सिविल डिसोबीडियंस एक सक्सेसफुल मूवमेंट रहा? तो अगर आप एक तरीके से देखोगे तो हाँ, ये सक्सेसफुल मूवमेंट रहा। बट जो इसमें पोटेंशियल था, जितने लोग, जितने भीड़, जितने तादाद में लोग ज्वाइन हुए थे इस मूवमेंट में, अगर आप उसके कंपैरिजन में देखोगे जो उसका आउटकम निकला, वो अगर आप देखोगे तो वो आउटकम कम था, आउटकम और ज्यादा निकल सकता था। लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये जो मूवमेंट एक पीसफुल मूवमेंट है ये फिर से वही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरह जहां पे चौरा चौरी इंसिडेंट होता है एक वायलेंट वाला रूप ले ले। तो गांधी जी को इसको एक वायलेंट वाला रूप लेने से पहले रोकना भी होता है। दैट्स वाई यहाँ पे ये पैक्ट साइन करने के बाद ऑफिशियल तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो जाता है एंड कांग्रेस जो है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करता है। और फिर हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे कि कैसे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं और फिर गांधी जी भीमराव अंबेडकर के बीच में एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है और वो कॉन्फ्लिक्ट काफी लंबे समय तक चलता है और फिर गांधी जी और भीमराव अंबेडकर दोनों एक पूना पैक्ट साइन करते हैं। ये सारा चीज हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस
डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, चौरा चौरी इंसिडेंट के बारे में जानना चाहते हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में जानना चाहते हैं, सो आप ये वाला वीडियो जरूर देखें इस वीडियो के बाद। अगर इस वीडियो में किसी तरीके का कमी रह गया हो या कोई सजेशन आपको देना हो, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, मैं जरूर आपके उस सजेशन को और आपके कमेंट को पढ़ूंगा। इसी के साथ मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।